नमस्कार। आज की बात में आपको स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अच्छी खबर से। महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया। करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज की आबादी करीब 60 लाख है, लेकिन आज संगम नगरी में शहर की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोग पहुंचे। फिर भी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई पैनिक नहीं दिखा, न जाम लगा, न परेशानी हुई, न संगम तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत हुई। भक्तिभाव में डूबे भजन गाते हुए लोग संगम तक गए, डुबकी लगाई और वापस चले गए। आज महाकुंभ को 1 महीना भी पूरा हो गया और सिर्फ 30 दिनों में करीब 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। यह संख्या भारत और चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा है। दुनिया के 119 देशों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो 50 करोड़ होती है। यानी अब तक महाकुंभ में 119 देशों की आबादी के बराबर लोग डुबकी लगा चुके हैं। ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उसके बाद माघी पूर्णिमा के अमृत स्नान को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन के लिए आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने सफलतापूर्वक पार किया। आज प्रयागराज से जो तस्वीरें आई वो वाकई में आश्चर्यचकित करने वाली है। प्रयागराज के बाहर किसी हाईवे पर जाम नहीं था, शहर में भी ट्रैफिक पूरी तरह चल रहा था। अफसरों ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, आज अमृत स्नान के लिए किस तरह के इंतजाम किए, प्रयागराज के अलावा अयोध्या और काशी का क्या हाल है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये महाकुंभ की आज की तस्वीरें सुबह 5 बजे की हैं। चूंकि आज माघी पूर्णिमा का स्नान था, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही संगम में डुबकी लगाने के लिए मेला क्षेत्र में पहुंच गए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ 6 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। इसके बाद अगले 6 घंटे में 87 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। शाम 4 बजे तक 1 करोड़ 87 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया। क्योंकि माघी पूर्णिमा का स्नान माघ के महीने का अंतिम स्नान होता है, इसके बाद ज्यादातर कल्पवासी संगम क्षेत्र से वापस चले जाते हैं, इसलिए आज संगम में भीड़ ज्यादा थी। इतनी भारी तादाद में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर सुबह से अलर्ट थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह 4 बजे से ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में पहुंच गए थे। वॉर रूम में महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की सीधे तस्वीरें आ रही थी। योगी आदित्यनाथ उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद और कई सीनियर अफसर भी वॉर रूम में मौजूद थे। जहां जहां दिक्कत दिखाई दी, योगी ने पॉइंट आउट किया, अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दोपहर 11 बजे तक जब सब कुछ ठीक से होता रहा, सारे इंतजाम चुस्त दुरुस्त दिखे, ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ दिखाई दिया, तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से निकले। योगी के 2 कार्यक्रम पहले से तय थे। एक तो रैदास जयंती का कार्यक्रम था, दूसरा बागपत में जयंत चौधरी के साथ एक रैली थी। योगी आदित्यनाथ दोनों कार्यक्रमों में देर से पहुंचे। बागपत पहुंचने के बाद योगी ने रैली में मौजूद लोगों से देरी के लिए माफी मांगी। योगी ने कहा उन्हें महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान की चिंता थी, इसलिए वो प्रयागराज की व्यवस्थाओं को खुद मॉनिटर कर रहे थे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि महाकुंभ में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, इसके बाद ही वो बागपत पहुंच पाए। योगी ने कहा कि भक्तों के जोश को देखते हुए लग रहा है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा कल तक 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं।
प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, चूंकि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों, में आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके हो, कल कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कुछ लोग श्रद्धालुओं को डरा रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे महाकुंभ में लोग न जाएं। योगी ने कहा अब जनता सब जानती है, जो लोग खुद चोरी छुपे संगम में डुबकी लगाते हैं, उनकी बात आम लोग कहां सुनने वाले हैं। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है, और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। ये बात तो सही है कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से अखिलेश यादव मेले की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। सरकार से महाकुंभ में खर्च का हिसाब किताब मांग रहे हैं। संगम क्षेत्र और प्रयागराज में भीड़ और ट्रैफिक जाम को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जाम की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, लेकिन आज अखिलेश को बोलने का मौका नहीं मिला। मेला क्षेत्र से जो तस्वीरें आई, उनमें कहीं कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त थी। मेला क्षेत्र की सभी सड़कों पर श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा था, लेकिन भीड़ के बीच गाड़ियां नहीं दिखाई दी। क्योंकि आज माघी पूर्णिमा के स्नान की वजह से पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। इसलिए जरूरी सामानों की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियां और मेले में तैनात अधिकारियों के वाहन छोड़कर किसी गाड़ी को मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं दी गई। इससे लोगों को असुविधा नहीं हुई। करोड़ों लोगों ने संगम तक जाकर स्नान किया और लौटते वक्त जयकारे भी लगाए। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कहा पिछले कुछ दिनों में जितनी अफवाहें फैलाई गई, जितनी नेगेटिव बातें कही गई, उन्हें महाकुंभ में वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आराम से संगम स्नान किया और अब लौट रहे हैं। बीच में हमें बहुत डरा भी दिया था ना कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है करके, तो उस वजह से हम बहुत डर भी गए थे। फिर घर वाले भी बहुत, वैसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ना बहुत ज्यादा अफवाहें भी है। ऐसा तो कोई अफवाहें फैलाई जाती है कि हाँ भाई यार ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग आए करके, इस वजह से भी अफवाहें फैला दी है। पर हमें यहाँ के पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है करके, अपना लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद में पूरे में यही शोर था कि चलना है, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आकर मैंने देखा कि बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं जिनका केवल उद्देश्य यही है कि सरकार की जो व्यवस्था है उनको कैसे भी करके कलंकित करके, उसमें कभी वो सफल नहीं हो पाएंगे। सर सिलचर से आ रहे हैं, असम, लास्ट बॉर्डर। अच्छा, यहाँ आके मुझे धन्य लग रहा है। और यहाँ का जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था सच है,
बढ़िया से बढ़िया है। सर बहुत सुना था कि बहुत भगदड़ है वहाँ और बहुत भीड़ भाड़ है। आया यहाँ आकर के देखा तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया दर्शन तो कभी स्नान हुआ ही नहीं था जितना बढ़िया स्नान इस बार हुआ है। प्रशासन कुछ घुमा रहे अलग बात है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप लोग जरूर आए, किसी के बहकावे ना आए कि यहाँ पे बहुत गैदरिंग है, बहुत बुरा हाल है, बद से जरा बदतर हाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देवेंद्र सिंह विशाखापट्टनम से आया हूँ। न्यूज़पेपर में हम सुनते थे कि 300 किलोमीटर दूर से कुंभ लगा है, ये लगा है, लेकिन जाम लगा है और उधर जा नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी का उन्नाव से बैठ के आया लोकल ट्रेन से, इतना अच्छा लगा और कोई भीड़ नहीं थी। तो क्या सुना था, क्या पाया? बहुत जाम लग रहा है यहाँ पे, बहुत लोग 300 किलोमीटर का जाम है। कोई रास्ते में कोई जाम नहीं है, आराम से आइए, किसी अफवाह पे ध्यान न दीजिए। जिन अफवाहों की, जिस सोशल मीडिया के लोग बात कर रहे थे, आज उसके खिलाफ एक्शन हुआ। 7 लोगों के खिलाफ अफवाहें फैलाने के लिए, सोशल मीडिया में गलत तस्वीरें प्रोजेक्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। असल में प्रयागराज में पिछले 4-5 दिनों में पुलिस और प्रशासन के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली, मेला क्षेत्र में भीड़ को कंट्रोल करना। दूसरी, प्रयागराज शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना। और तीसरा चैलेंज, प्रयागराज की सभी एंट्री पॉइंट्स पर आने वाली हजारों गाड़ियों को पार्किंग तक पहुंचाना। योगी आदित्यनाथ ने इन तीनों मोर्चों पर बड़े अफसरों को तैनात किया। सबसे पहले तो रीवा, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, जौनपुर और प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। छोटे छोटे बैचेज में गाड़ियों को पार्किंग तक पहुंचाया। इसके बाद प्रयागराज शहर के अंदर के ट्रैफिक को मैनेज किया गया। बालसन चौराहा, मेडिकल चौराहा, गऊ घाट, अरैल चौराहा जैसी जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। संगम तक पैदल आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़कें खाली करा दी गईं। इसका असर दिखाई दिया। बालसन चौराहे की ड्रोन तस्वीरों में साफ दिखाई देगा कि ट्रैफिक का प्रेशर उतना नहीं है जितना कुछ दिन पहले था। इसी तरह महाकुंभ वाले मेला क्षेत्र में भी आज सुबह से ही क्राउड मैनेजमेंट किया गया। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि आज भीड़ के सारे प्रेशर पॉइंट्स पर विशेष नजर रखी गई थी। साथ ही भीड़ को संगम, झूसी और अरैल क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भीड़ से संवाद करते हुए आपको हमारी पुलिस नजर आएगी। हमारे जहां पे भी डिप्लॉयमेंट है वो ऐसा नहीं मिलेगा कि वो भीड़ से बात ना कर रहे हो। वो भीड़ से बात करते हैं, भीड़ को समझाते हैं। यदि हम किसी बिंदु पे भीड़ को जाने नहीं दे रहे हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हम क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, जिससे भीड़ कन्विंस्ड रहे कि हाँ ये पुलिस की मजबूरी है, ट्रैफिक डाइवर्जन करना जरूरी है, इसीलिए पुलिस यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन कर रही है। जहां तक पॉन्टून ब्रिजेस की बात है तो पॉन्टून ब्रिजेस से बेसिकली क्राउड जो है वो कंट्रोल की जाती है। जहां पे हमें लगता है कि ज्यादा भीड़ का प्रेशर है तो वहां से प्रेशर रिलीज करने के लिए हम दूसरी तरफ के लिए जो है वो छोड़ते हैं। इतने बड़े एरिया में बेसिकली भीड़ को एक ही जगह नहीं रख सकते हैं, वो 3 क्षेत्रों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है। संगम क्षेत्र में, अरैल क्षेत्र में, झूसी क्षेत्र में। तो इन तीनों क्षेत्र को जोड़ने के लिए पॉन्टून ब्रिजेस हैं। वो उसी तरीके से उनकी एसओपी है, जब एक क्षेत्र में भीड़ ज्यादा होती है तो दूसरे क्षेत्र में हम उसे रिलीज कर देते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज सुबह से एक्टिव थे, महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे थे, इससे बड़े बड़े अधिकारी भी एक्शन में नजर आए। ज्यादातर अफसर फील्ड में दिखाई दिए। चौक चौराहों पर, मेला क्षेत्र में भी जगह जगह पुलिस के जवान भक्तों को रास्ता दिखा रहे थे। सबकी कोशिश यही थी कि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, मूवमेंट बना रहे, लेकिन धक्का मुक्की भी ना हो। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मौनी अमावस्या की घटना से उन्होंने जो सबक लिया, उसी के मुताबिक आज की प्लानिंग की गई थी। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में भी भीड़ से निपटने के लिए सारे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो इसमें जो हमारे अपने अधिकारी थे वो, या जो श्रद्धालुओं को कठिनाइयाँ हुई,
इन चीज़ों को मिला के हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन तकनीक अपनाई। उसका यह सुखद परिणाम है कि चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से भीड़ होने के बावजूद चीज़ें चल रही हैं। प्रयाग के अलावा हमारा विशेष ध्यान चित्रकूट, मिर्ज़ापुर विंध्याचल मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या के राम टेम्पल, सभी पे बराबर तरीके से है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के उपरांत ये लोग इन गंतव्य स्थलों पर जाते हैं। क्योंकि पिछले 2 दिन से ट्रेन के रास्ते बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रेशर काफी बढ़ा था, प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा नजर आ रही थी। इसलिए प्रयागराज से आज दोपहर 4 बजे तक 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रवाना हुए। स्टेशन पर अचानक भीड़ का दबाव न बढ़े, इसलिए मेला प्रशासन के 2700 कैमरों के अलावा रेलवे ने भी पूरे प्रयागराज में 1186 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और वॉर रूम से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि कुछ लोग लगातार अफवाहें फैला रहे हैं कि कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, प्रयागराज का बॉर्डर सील कर दिया गया है, इसलिए आज प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार सामने आए और कहा ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद ज्यादातर श्रद्धालु प्रयागराज से अयोध्या, काशी और चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इन 30 स्थानों में भी जबरदस्त भीड़ है। आज लाखों श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा का दिन काशी में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद जब भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एंट्री के 8 गेट हैं, जिनमें से 4 गेट से श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा था। 4 दरवाजों से दर्शन करके बाहर निकलने वाले भक्तों के लिए जगह बनाई गई थी, जबकि 2 दरवाजे इमरजेंसी के लिए खाली रखे गए थे। लोगों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगा, लेकिन भक्तों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अपनी अपनी बारी का बड़े धैर्य के साथ इंतजार किया और बाबा के दर्शन करके ही लौटे। प्रयागराज होके आए, त्रिवेणी जी के भी दर्शन करें, माँ गंगा, सरस्वती और जमुना जी के भी दर्शन करें। बहुत आनंद आया। हम ग्रुप में आए और इसके बाद काशी में करें और अब प्रभु रामलला जी के भी दर्शन करने जा रहे हैं। ये बताइए कि कहाँ घूमी महाकुंभ में? अयोध्या, काशी। कैसे हालात है महाकुंभ में? बढ़िया व्यवस्था। महाकुंभ में प्रयागराज जाके आए अभी हम, और अभी काशी विश्वनाथ आए थे। दर्शन हो गया आपका? हाँ, बढ़िया, एकदम बढ़िया दर्शन हुआ। कितनी देर में हुआ दर्शन? दर्शन 2 घंटे में हो गया। कैसे? नहीं, बहुत बढ़िया सुविधा है सब, और अच्छा सब ये है। महाकुंभ में बड़ी अच्छी व्यवस्था की है और हम लोग त्रिवेणी संगम गए थे, घूमने का टाइम नहीं मिला, यहाँ आना था इसलिए। काशी विश्वनाथ में दर्शन हुआ आपका? हाँ, बहुत बढ़िया। आपने सुना कि लोग बता रहे हैं कि कुंभ में गए, स्नान किया, फिर काशी आए, महादेव के दर्शन किए और फिर अयोध्या जाएंगे। इसलिए अयोध्या में भी इस समय ऐसी ही सिचुएशन है। अयोध्या में हर रोज करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रोजाना सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। अयोध्या में इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ राम पथ पर नजर आ रही है, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि इतनी जबरदस्त भीड़ के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लोग आराम से रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आज अमृत स्नान के दिन कोई दुर्घटना न हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग को मैनेज करना आसान काम नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रबंध किया गया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इससे निकली दूसरी चुनौती यह है कि जब अच्छा प्रबंध होता है, जब उसकी चर्चा होती है, जब लोग टीवी पर भक्तों को उत्साह से डुबकी लगाते हुए देखते हैं, तो और अधिक श्रद्धालु कुंभ की तरफ रवाना हो जाते हैं। तीसरा चैलेंज यह है कि महाकुंभ से लौटते समय लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, नए मंदिर को देखना चाहते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसलिए इन इलाकों में भी पुलिस फोर्स की,
बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन इलाकों में भी लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम, रहने की व्यवस्था, साफ सफाई, ट्रैफिक कंजेशन एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके बाद चैलेंज आता है राजनीतिक बयानबाजी का। मौनी अमावस्या के समय जो दुखद हादसा हुआ, उसके बाद किसी ने कहा कि हजारों लोग मारे गए, किसी ने कहा कि गंगा में लाशें बहा दी गई, किसी ने कहा कि प्रबंध पूरी तरह फेल हो गया, जगह जगह जाम लगे हैं और सबके लिए ब्लेम किया गया वीआईपी कल्चर को। लेकिन आरोप लगाने वाले नेता भी चुपचाप कुंभ में डुबकी लगाए। आज दिग्विजय सिंह पुण्य कमाने गए थे और कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी कुंभ में डुबकी लगाई थी। दोनों ने माना कि वो आम आदमी की तरह गए, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने न केवल अपने विरोधियों को अपने काम से करारा जवाब दिया, अपनी प्रबंध की कुशलता से यह साबित कर दिया कि अखिलेश यादव जैसे नेता जो आरोप लगा रहे थे, उनमें कोई दम नहीं है। महाकुंभ में 50 करोड़ों के स्नान की कुशल व्यवस्था करके योगी आदित्यनाथ ने कमाल का काम किया है, अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण दिया है और इसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। आज दिल्ली से चौंकाने वाली खबर आई। ओखला से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। अमानतुल्लाह की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम्स ने आज 1 दर्जन ठिकानों पर रेड की है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी उनकी तलाश की जा रही है। असल में अमानतुल्लाह खां पर हत्या की कोशिश के एक आरोपी शावेज को पुलिस की गिरफ्त से भगाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, नॉन बेलेबल धाराएं लगाई गई हैं। केस दर्ज होने के बाद से ही अमानतुल्लाह फरार है। पुलिस को उनकी आखिरी लोकेशन दिल्ली के मीठापुर से मिली है। आज अमानतुल्लाह खां ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। शावेज को जमानत मिल चुकी थी, इसके बाद भी कुछ लोग सादे कपड़ों में शावेज को गिरफ्तार करने आए थे। अमानतुल्लाह ने लिखा उनका आरोपी से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन गैर कानूनी काम को रोकना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने पुलिस का विरोध किया। लेकिन दिल्ली पुलिस के अफसरों ने पुलिस वालों की गलती को छिपाने के लिए उल्टा उन पर कार्रवाई कर दी। अमानतुल्लाह ने 11:54 पर पुलिस कमिश्नर को ईमेल करके अपनी शिकायत भेजी। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें अमानतुल्लाह का कोई लेटर नहीं मिला, कोई शिकायत नहीं मिली। दिल्ली साउथ के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश कर रही है। उनके घर पर नोटिस सर्व किया गया है। डीसीपी ने कहा कि अमानतुल्लाह के आरोप गलत हैं। पुलिस कोर्ट के ऑर्डर पर ही शावेज को गिरफ्तार करने गई थी। अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित किया है। अमानतुल्लाह को अगर कोई शक था तो वो थाने आकर ऑर्डर वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सपोर्टर्स के साथ मिलकर हंगामा किया, इसलिए अब उनके खिलाफ एक्शन तो होगा। देखिए, ऐसी अभी तक कोई चिट्ठी मुझे जो है अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया जी। उनको नोटिस दिया गया है ज्वाइन करने को। पीओ है प्रोसीडिंग, कोर्ट ने उसको पीओ के ऑर्डर्स थे, जो टीम आई थी, पीओ टीम थी जो पीओ को पकड़ रही थी, उनके पास प्रॉपर ऑर्डर्स थे। और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर था भी कोर्ट की तरफ से तो उसको वेरीफाई किया जा सकता था, थाने लाके उसको प्रॉपर एक उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती थी, दिखाया जा सकता था। इस तरह का कोई ऑर्डर दिखाया नहीं गया है। और जो है हम लोगों के पास प्रॉपर ऑर्डर थे टीम के, जब उसको हम लोगों उससे पूछताछ कर रहे थे। अभी अलग अलग टीम्स हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हमारी टीम्स लगी हुई है। एमएलए अमानतुल्लाह खां पुलिस के साथ अक्सर उलझते रहते हैं, ये उनकी फितरत है, इसलिए ये केस कोई नया नहीं है। लेकिन इस मामले में 3 बातें हैं। एक तो पुलिस के पास सबूत के तौर पर अमानतुल्लाह खां का वीडियो है, जिसमें खान साहब पुलिस की गाड़ी को घेर कर लोगों को छुड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक्शन तो बनता है। दूसरी बात है कि अमानतुल्लाह इस इलाके में तीसरी बार भारी मतों से चुनाव जीते हैं, तो यहां के लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके लीडर के साथ पुलिस ने कोई ज्यादती की है, इसलिए ज्यादती की है कि वो एक विरोधी दल के नेता हैं।
तीसरी बात यह है कि अगर एमएलए साहब को यकीन है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर उन्हें पुलिस के सामने आकर सरेंडर करना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। दिल्ली में आज कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर आई। 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया। जिस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया है वो सरस्वती विहार में 2 बेगुनाह सिखों की निर्मम हत्या का मामला है। अब 18 फरवरी को इस मामले में सज्जन कुमार को सजा सुनाई जाएगी। 40 साल पहले 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में दंगाइयों की भीड़ ने घर में घुसकर जगजीत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी थी। उनके घर को आग के हवाले कर दिया था। हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे। सज्जन कुमार उस वक्त कांग्रेस के एमपी थे। पंजाबी बाग थाने में यह केस दर्ज कराया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट में साबित हो गया कि सज्जन कुमार ने भीड़ को भड़काकर जगजीत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप की हत्या करवाई। आज जब अदालत ने फैसला सुनाया उस वक्त सज्जन कुमार कोर्ट में मौजूद थे। सिख दंगों से जुड़े ज्यादातर केसेस के वकील एचएस फुल्का ने कहा भले ही इंसाफ होने में 40 साल लग गए लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि सच की जीत हुई। ये केस नजीर बनेगा। भले कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आज सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1994 में 2 सिखों की हत्या के केस में सज्जन कुमार को दोषी माना। यह जसवंत सिंह और उनके बेटे तरनदीप सिंह की हत्या का केस है। अब 18 फरवरी को कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। इतने साल बाद हालांकि इंसाफ का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोषी आजाद घूमे। उनको सजा मिलनी चाहिए और इससे देश के लोगों में ये संदेश भी जाएगा कि अगर आप सत्ता में हैं तो ये मत सोचें कि इतना जघन्य अपराध करके आप बच जाएंगे। वो दिन आएगा जब आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। इस पर बहुत सारे रिएक्शन भी आए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंध समिति के महासचिव जगदीश सिंह कहलो की बात आपको सुनाता हूं। उन्होंने सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। कहलो ने कहा कि दंगों के शिकार ज्यादातर परिवार इंसाफ की आस छोड़ चुके थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एसआईटी से जांच कराई और अब इंसाफ मिल रहा है। उन्हें भरोसा है कि सज्जन कुमार की तरह दूसरे आरोपियों को भी जल्दी ही सजा मिलेगी। जो शरेआम जो सिखों का 40 साल पहले कत्लेआम किया, जिसको लीड कर रहा था सज्जन कुमार 40 साल से इंसाफ मांग रहे थे और ये कहीं ना कहीं वो जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम जो आज होगा, ये इसके लिए मैं जज साहब का, कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जब ये कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एसआईटी बनाई और ये जो केस थे जो क्लोज कर दिए गए थे, जो अनट्रेस कर दिए गए थे, उनके ऊपर दोबारा जो इनकी री इन्वेस्टिगेशन हुई और उस री इन्वेस्टिगेशन में ये जो आज जो कन्विक्शन हुई है ये उसी का नतीजा है। और सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था 40 साल पहले, जो शरेआम कत्लेआम बलात्कार लूटिंग की गई थी, आज उसका कहीं ना कहीं इंसाफ की झलक जो है नज़र आ रही है। जगदीश टाइटलर जिसके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए और ट्रायल चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उस केस में भी हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। 1984 के दंगों के एक दूसरे मामले में सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब उन्हें एक नए केस में सजा हुई है। ऐसे भी दर्जनों केस हैं, उनमें भी धीरे धीरे फैसला आएगा। सज्जन कुमार की उम्र अब 79 साल है। 40 साल पहले किए गए गुनाह की सजा उन्हें अब मिली है और अभी भी ये फैसला फाइनल नहीं है, क्योंकि लोअर कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। फिर फाइनल फैसला आने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं कह सकता। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के कहर को देखा है। जिंदा जले लोगों की लाशें देखी हैं, बच्चों की चीखें सुनी हैं, सिख भाइयों के घरों को जलते हुए देखा है। मैं
उन सिख परिवारों के दर्द को महसूस कर सकता हूं। इसीलिए जब सिख विरोधी दंगों के किसी केस में फैसला आता है, किसी गुनहगार को सजा मिलती है, तो उन परिवारों को सुकून मिलता है जिनके अपने मारे गए थे। उम्मीद करनी चाहिए कि अब 1984 दंगों से जुड़े जितने भी केस हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी सुनवाई पूरी होगी और इंसाफ का इंतजार खत्म होगा। लेकिन जैसे जैसे सिख विरोधी दंगों के केसेस में फैसले आएंगे, वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम बीजेपी के सामने भी है। यहां 2 राज्यों के 2 बड़े नेता अपनी ही सरकारों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा और अनिल विज दोनों मंत्री हैं और अपनी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि जैसे ही पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस जारी किया तो किरोड़ी लाल मीणा के सुर बदल गए। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ दिन पहले अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष बदन राठौड़ ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। 3 दिन के अंदर मीणा को इसका जवाब देने को कहा गया तो मीणा अपनी बात से मुकर गए। पता चला कि नोटिस के जवाब में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने फोन टैपिंग की बात पब्लिकली कभी नहीं कही। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा कैमरों के सामने आए। उन्होंने कहा वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, उन्होंने फोन टैपिंग की बात नहीं की, उन्होंने पार्टी को जवाब भेज दिया है, अब फैसला पार्टी को करना है। हाँ, नोटिस का जवाब दीजिए। क्या जवाब देगा वो मैं बता नहीं सकता, वरना फिर अनुशासनहीनता हो जाएगी। नेतृत्व तय करेगा। उनको लगा मैंने अनुशासनहीनता की है, उन्होंने नोटिस दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं कही। मैंने नहीं कही, बात है। जासूसी हो रही है क्या? हाँ? जासूसी हो रही है, जासूसी करवाती है। इतने जासूस है वो ना, आप जासूसी और क्या? वीडियो में आपने कहा कि भाई मेरे फोन टेप हो रहे हैं, मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, वो तो आपने बोला ना वीडियो जो आ रहा है। तो ये जो अब आप मेरी सारी चीज टेप कर रहे हो, आप सब मेरे पे निगरानी रख रहे हो कि नहीं रख रहे? और मेरी हर चीज टेप हो रही है। कहने का अर्थ यही था। ने तय कर दिया कि आपके मुद्दे पर विधानसभा नहीं चलने देंगे, न तो बजट पेश होने देंगे। राज्यपाल वो गलत है, गलत है। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के इस अंदरूनी कलह में कांग्रेस को मौका मिल गया। विधानसभा के बजट सेशन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने फोन टैपिंग को इशू बनाया, सदन में हंगामा किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा सरकार का मंत्री फोन टैपिंग का इल्जाम लगा रहा है, ये गंभीर मामला है, इसलिए सरकार बजट पेश करने से पहले सदन में सारी स्थिति स्पष्ट करे। आज सचिन पायलट ने कहा कि अगर सरकार अपने ही मंत्री की जासूसी करवा रही है तो ऐसी सरकार पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से असेंबली में व्हाइट पेपर लाने की मांग की। सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है। पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री जो आज भी मंत्री हैं वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए, सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। फोन टैपिंग का मामला कांग्रेस सरकार के जमाने में भी आया था। तब भी सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर अपनी पार्टी के नेताओं के फोन टैप कराने के आरोप लगाए थे। तब भी उनसे व्हाइट पेपर की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहां तक बीजेपी का सवाल है, किरोड़ी लाल मीणा सीनियर नेता हैं, पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए, लेकिन फिर भी मीणा नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री जैसी पावर मिले। वो जब तब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ
तो कैबिनेट की मीटिंग में जाना बंद कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो पार्टी पर प्रेशर बनाने के लिए पब्लिकली फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया। किरोड़ीलाल मीणा को लगता था कि पार्टी उनके सामने झुक जाएगी, लेकिन वो भूल गए बीजेपी में अब रूठने मनाने का दौर खत्म हो चुका है। अनुशासनहीनता का नोटिस मिला, एक्शन की संभावना दिखी तो मीणा के तेवर बदल गए। अब वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता बन गए हैं। लेकिन अनिल विज के मामले में हरियाणा में ऐसा नहीं है। मीणा की तरह हरियाणा में अनिल विज नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के खिलाफ लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए अनिल विज को भी नोटिस थमाया गया। दिल्ली चुनाव आयोग, सरकार और पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह पूछी गई। अनिल विज ने भी बिना देर के नोटिस का लंबा चौड़ा जवाब भेज दिया, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। अनिल विज ने आज ये तो नहीं बताया कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा है, लेकिन कहा अगर उनके जवाब के बाद भी बीजेपी अध्यक्ष के मन में कोई सवाल बचे हों तो वो भी पूछ लें, वो जवाब देने को तैयार है। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका, वो मैंने लिख के दे दिया। कुछ महीने पहले तक बीजेपी लीडरशिप असमंजस में थी। किरोड़ीलाल मीणा और अनिल विज जैसे नेताओं की बयानबाजी को लेकर खामोश थी, लेकिन पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में मूड बदल गया है। अब नो नॉनसेंस का माहौल है। किरोड़ी और विज अनुभवी नेता हैं, इस बदलाव को समझते हैं, इसीलिए मीणा की लाइन तो बदल गई, अनिल विज के तेवर भी जल्दी बदलेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शरद पवार की गुगली की चर्चा है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, ये बात उद्धव ठाकरे की पार्टी को नागवार गुजरी। संजय राउत ने कहा शरद पवार को ऐसे कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहिए था जिसमें ऐसे नेता को सम्मानित किया जा रहा हो जिसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा था, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों के साथ दगा किया था। संजय राउत ने कहा कि शिंदे को पुरस्कार मिला नहीं, यह सम्मान उन्होंने खरीदा है। इस कार्यक्रम में शरद पवार गए, उन्होंने एकनाथ शिंदे को पुरस्कार दिया, इससे शिव सैनिकों का दिल दुखा है। संजय राउत ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि केंद्र की राजनीति में शरद पवार का क्या गेम है, लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो शरद पवार के इस कदम से मराठी मानुष दुखी हैं। पवार साहब आए थे, वो पवार साहब हैं, उनकी गुगली को लेकर चर्चा होती है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल विचित्र दिशा में चल रही है। कौन गुगली फेंक रहा है और कौन किसका विकेट ले रहा है, ये समझने की जरूरत है। जिस एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का काम किया, बेईमानी की, उनके कार्यक्रम में शरद पवार साहब को नहीं जाना चाहिए था। ये हमारी भावना है। महाराष्ट्र के लोगों के सामने हम क्या चेहरा लेकर जाएंगे? जिन्होंने महाराष्ट्र की वाट लगा दी, जिनको हम महाराष्ट्र का शत्रु समझते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह का सम्मान अपने हाथ से देना महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाने जैसा है। ये हमारी भावना है। कदाचित पवार साहब की भावना दूसरी होगी। असल में कल दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था। प्रोग्राम का आयोजन पुणे की सरहद नाम की एक संस्था ने किया था। इस कार्यक्रम में शरद पवार चीफ गेस्ट थे और एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद पवार ने शिंदे को न सिर्फ अवार्ड दिया बल्कि एकनाथ शिंदे की जमकर तारीफ भी की। पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं, उनको महाराष्ट्र के शहरों की समस्याओं की अच्छी समझ है और पिछले 50 वर्षों में अगर महाराष्ट्र में शहरों का विकास करने वाले बड़े नेताओं के नाम लिए जाएं तो शिंदे का नाम उनमें शामिल होगा। मला आनंद आहे
मुझे खुशी है कि शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका मिला। शिंदे ने अन्य क्षेत्रों में भी महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई ये सब बड़े शहर हैं। अगर हम बीते 50 वर्षों की बात करें और शहरी क्षेत्र की समस्या की समझ रखने वाले नेताओं के नाम लें तो फिर एकनाथ शिंदे का नाम लेना होगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करने के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार की खूब तारीफ की। शिंदे ने कहा, जिस तरह दुनिया भर के बल्लेबाज भारत के स्पिनर से खौफ खाते हैं, उसी तरह सियासत के मैदान में शरद पवार की गुगली बड़े बड़े लोगों को क्लीन बोल्ड कर देती है। शिंदे ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उनको कभी भी शरद पवार की गुगली का सामना नहीं करना पड़ा। सदू शिंदे भारताचे प्रसिद्ध पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत भारत के स्पिन गेंदबाजों को मिलती रही है। उनकी गुगली अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती। वो कब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं पता नहीं चलता। इसी तरह शरद पवार साहब की राजनीतिक गुगली किसी को भी पता नहीं चलती। कभी कभी तो शरद पवार साहब बगल में बैठे हुए या बिठाए हुए लोगों को भी गुगली दे देते हैं। लेकिन मेरी बात थोड़ी अलग है। मेरे और पवार साहब के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। उन्होंने आज तक मुझे गुगली नहीं फेंकी और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी वो मेरी तरफ कोई गुगली नहीं फेंकेंगे। पवार ने शिंदे की तारीफ की, उनका सम्मान किया। ये बात उद्धव ठाकरे को बुरी लगी। संजय राउत के अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। अरविंद सावंत ने कहा, एकनाथ शिंदे को माजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार देना ही गलत है और अगर शरद पवार उन्हें सम्मान देते हैं तो ये ज्यादा चुभने वाली बात है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते तो बुरा लगता है। सम्मानित करना, आदरणीय शरद पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे तभी भी जाते थे, कोई हम लोग को कोई आँच नहीं आई, ना कभी हमने आलोचना की। ये जो बात हुई वो महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी नहीं है। ये भगोड़े जो पीठ पे छुरा भोग कर भाग गए, किसके आश्रय में गए? शत्रु के आश्रय में गए ना। जिनके साथ लड़ाई चल रही है उनके आश्रय के लिए गए। उनको बहादुर जी शिंदे का नाम देना ही पहली गलत है। किस कारण आप दे रहे हो? बहादुर जी शिंदे, कहा राजा भोज, किसको दे रहे हैं आप? आज हम महाविकास कर आघाड़ी के इन्होंने जिन्होंने सरकार गिराई है, जिन्होंने पीठ पे छुरा भुका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना, ये समझ के बाहर की बात है। अब मैं आपको इसमें शिंदे का पक्ष सुनवाता हूं। शिंदे की शिवसेना की तरफ से जवाब दिया शंभूराजे देसाई ने। कहा कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र राजनीति के दो दिग्गज हैं। अगर वो एक मंच पर आए, एक दूसरे का सम्मान किया, तो इससे उद्धव ठाकरे को मिर्ची क्यों लगी? शंभूराजे देसाई ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार के बाद से संजय राउत डिप्रेशन में चले गए हैं। वो बार बार मराठी समाज का अपमान करते हैं। अगर वो अपना बयान वापस नहीं लेते तो जनता उनका घर से निकलना मुश्किल कर देगी। एक महाराष्ट्र के सुपुत्र का सम्मान दूसरे महाराष्ट्र के बड़े सुपुत्र के हाथ से हुआ है, ये महाराष्ट्र के लिए गौरवशाली बात है। और ऐसे कार्यक्रम को भी अगर राउत कहते कि पवार साहब ने नहीं जाना चाहिए था, तो ये राउत का पर्सनल व्यू हो सकता है। राउत को डिप्रेशन में राउत चले गए हैं। राउत की वजह से जो उबाटा का अभी स्टेटस नीचे 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 जा रहा है, जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला हमको, ये अगर संजय राउत कहते हैं खरीदा जाता है, तो ये मराठा साम्राज्य का, मराठा कम्युनिटी का और जो पूरी मराठी विरासत है पूरे भारत में, इसका संजय राउत इंसल्ट कर रहे, अपमान कर रहे। ये मराठा कभी भी सहन नहीं करेंगे। संजय राउत ने अगर ये स्टेटमेंट वापस नहीं लिया तो महाराष्ट्र के और पूरे देश भर के मराठा इसके लिए संजय राउत को बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। इसके बाद शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने भी संजय राउत जैसे नेताओं को संभल कर बोलने की नसीहत दी। विवाद बढ़ने पर शरद पवार की पार्टी ने सफाई भी दी। शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा, जिस प्रोग्राम में शिंदे और शरद पवार गए थे वो सरहद नाम की संस्था ने आयोजित किया था। शिंदे को अवार्ड भी उसी संस्था ने दिया। पवार साहब सिर्फ चीफ गेस्ट थे। इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा राउत साहब को कि ये पुरस्कार पवार साहब ने नहीं दिया, ये पुरस्कार सरहद नाम की संस्था ने दिया है।
जरूर वहां पे पवार साहब एक मुख्य अतिथि के रूप से उपस्थित थे, उनके हाथ से वितरित हुआ, लेकिन एक सामाजिक संगठन है, वो तय करेंगे कौन सा पुरस्कार किसे देना चाहिए। मेरी विनती है, दरखास्त है संजय राउत साहब को कि इस सामाजिक कार्यक्रम में किसी प्रकार का राजनीतिक एंगल नहीं है, किसी प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी हम नहीं करना चाहते और आप भी इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक एंगल ना देखें। ये तो सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे अगर किसी से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं तो वो है एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे कैसे भूल सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने विश्वासघात किया, पीठ में छुरा भोंका, उनकी कुर्सी छीनी, पार्टी तोड़ी, सिंबल ले लिया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरा कैरेक्टर शरद पवार है। उद्धव जब तक चीफ मिनिस्टर रहे तो सरकार पवार साहब से पूछकर चलाते थे। इस बैकग्राउंड में जब पवार ने शिंदे की तारीफ की तो उद्धव को मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है। वैसे शरद पवार का स्वभाव है, वो सरप्राइज देते हैं, कभी मोदी से मिलकर तो कभी अजित पवार को बुलाकर, पर शिंदे की तारीफ उन्हें महंगी पड़ सकती है। ये बात ऐसी है जिसको लेकर उद्धव शरद पवार का साथ छोड़ भी सकते हैं। अब आपको नरेंद्र मोदी के बारे में बता दूं, फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। आज देर रात वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से होगी। दोनों नेता ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आने के बाद से ही नेशनलिस्ट पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ज्यादा क्रूड ऑयल, गैस और हथियार खरीदे, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम करे। इसलिए ट्रंप का फोकस बिजनेस पर होगा। मोदी भारत का पक्ष रखेंगे। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करेंगे। इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स का इशू भी उठेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा वॉशिंगटन में मोदी अमेरिका के बड़े बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। इनमें ट्रंप के करीबी बिलियनियर एलन मस्क भी शामिल हैं। आज अमेरिका रवाना होने से पहले फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी ने मार्से शहर का दौरा किया। मार्से में मोदी ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ भारत के नए कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन किया। दोनों नेताओं ने मार्से में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जो विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे। मार्से में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की और इसके बाद मोदी वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तो प्रेसिडेंट मैक्रों उनको सी ऑफ करने के लिए खुद एयरपोर्ट तक आए। लेकिन मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही आज व्हाइट हाउस से इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई। एलन मस्क अपने बेटे को साथ लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस में पहुंच गए। उस वक्त रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। एलन मस्क ने बेटे को कंधे पर बैठाकर रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब दिए। मस्क और उनके बेटे की इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मस्क ट्रंप की कैबिनेट के मेंबर हैं। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है। हालांकि अभी अमेरिकी संसद ने मस्क के अपॉइंटमेंट पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन उससे पहले मस्क ने दुनिया के तमाम देशों को मदद देने वाली यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसैड पर ताला लगा दिया है और अमेरिकी सरकार के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, वर्कफोर्स को कम किया है। व्हाइट हाउस में अपने बेटे के साथ खेलते हुए मस्क ने कहा, हो सकता है उनकी कही हुई कुछ बातें गलत हों, लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेश का पालन कर रहे हैं ताकि अमेरिका की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे बर्बाद होने से बचा सके। आजकल व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से रोज रोज नए ऐलान आते हैं, नए अंदाज में आते हैं, कभी इमिग्रेंट्स को लेकर, कभी दुनिया भर में अमेरिकन एड को बंद करने को लेकर, तो कभी अमेरिका में बिजनेसमैन द्वारा दी जाने वाली ब्राइब के खिलाफ बने कानून को रद्द करने को लेकर या वर्कफोर्स में कटौती करने को लेकर। इन सारी बातों का मकसद अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है। ट्रंप का गोल क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का रास्ता क्लियर है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। इसलिए इस बार वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी को भी हार्ड बार्गेनिंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मोदी का गोल भी क्लियर है, इंडिया फर्स्ट। मोदी का रास्ता भी क्लियर है, विकसित भारत। अब सबको इंतजार है कल व्हाइट हाउस में जब दुनिया के 2 सबसे बड़े लीडर मिलेंगे तो क्या होगा।
एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, आज अहमदाबाद में हुए वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज जीत ली। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच में सेंचुरी लगाने वाले कैप्टन रोहित शर्मा दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। शुभमन गिल ने जबरदस्त पारी खेली, अपने करियर की 7वीं सेंचुरी लगाई। विराट कोहली आज पूरी लय में दिखाई दिए। उन्होंने अपने कैरियर की 73वीं 73rd हाफ सेंचुरी लगाई। श्रेयस अय्यर ने 78 रन की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया ने 50 ओवर में 356 का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद भारत के बॉलर्स ने कमाल दिखाया। 357 के टारगेट के सामने इंग्लैंड की पारी पूरी तरह बिखर गई। इंग्लैंड की टीम 35वें ओवर में 214 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह जीत टीम इंडिया के मोरल को बूस्ट करेगी। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह रही कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फॉर्म में लौट आए। इसका असर चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई देगा।